नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर लेट आता है, लेट अपलोड होता है, तो आप लोग क्या करिए कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे जब भी आपकी क्लास अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्लास कभी बंद नहीं होगी, हर हाल में आपकी क्लास जरूर आएगी, हो सकता है थोड़ा लेट आए। डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले व प्लेटफॉर्म पर होगा जुर्माना। आईटी मंत्री ने इंटरनेट मीडिया और शिक्षाविदों और टैग विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस मुद्दे के नियमन के लिए 10 दिनों में कार्य योजना लाएगी सरकार। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 मानकों पर जारी किया जाएगा मसौदा। और डीप फेक कहने का मतलब है कि आप देखिए कोई किसी का वीडियो है, किसी का चेहरा लगा देते हैं, किसी का चेहरा होता है, किसी का वीडियो लगा देते हैं नीचे से, और किसी की छवि को खराब करने के लिए इस तरह के फेक वीडियो बनाए जाते हैं। आजकल आप देखिए राजनीति में भी इसका उपयोग होने लगा है। अभी कई एक्टर्स के इस तरह के वीडियो फोटोज आ रहे हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए ये बातें हो रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी साहब। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पहुंचकर प्रभु के विग्रह के दर्शन किए हैं। आप देखेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, मतदान कल होना है ना। और आप देखते हैं कि 24 घंटे पहले आप देखते हैं कि रोक दिया जाता है सब, तो उसी की बात हो रही है। और हम लोग आपको बताएं तो देखिए विधानसभा की सीटें कितनी हैं आप देखेंगे, राजस्थान में 200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका सचिवालय दिल्ली में देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लेकिन याद रखिए कि 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक सीट पर आप देखते हैं कि गुरमीत सिंह थे ना, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी डेथ हो गई है, तो ये बाद में करवाया जाएगा, ठीक है। पनौती और जेब कतरे बयान पर राहुल की बड़ी मुश्किलें, मोदी पर टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर सकता है आयोग। ये आप देखते हैं कि अभी चुनाव देखने गए थे ना, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो उसी को राहुल गांधी ने दोहरा दिया। ड्रिलिंग में बाधा से धीमी पड़ी बचाव अभियान की रफ्तार। आप देखते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि यमुनोत्री राजमार्ग पर जो सिलक्यारा चारधाम आलवेदर रोड परियोजना है ना, उसमें जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, 12 दिन हो रहने जा रहे हैं, 12-13 दिन, तो उसी की बात हो रही है। राजौरी में लश्कर कमांडर साथी सह ढेर, एक और जवान बलिदान हमारा हुआ। ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर संभव कोशिश रहती है पाकिस्तान की यहाँ अशांति फैलाई जाए, वहीं की बात हो रही है। गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच संघ विराम टला। और गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता गुरुवार को लागू नहीं हो सका। अब इसके शुक्रवार से 4 दिनों के लिए लागू होने के आसार हैं। मध्यस्थता कर रहे कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 7 बजे गाजा में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। उसके बाद शाम 4 बजे इजरायली बंधकों के पहले जत्थे में 13 महिलाओं और बच्चों की रिहाई होगी। इन महिलाओं बच्चों के नामों की सूची हमास ने दे दी है। और आप देखते हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है ना, देखिए यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। कोई भी छदम कंपनी बनाकर वोटरों को प्रलोभित कर लेगा। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही है इस मामले की सुनवाई। चुनाव रेवड़ियों मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने रखी दलीलें। राजनीतिक दल को व्यक्तियों का समूह बनाने का किया आग्रह। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए चुनावी रेवड़ियों की बात कर लीजिए, फ्री की रेवड़ी की बात कर लीजिए, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। और आप देखते हैं कि दूसरी पार्टी की, जब एक पार्टी इस तरह की घोषणा करती है तो दूसरी की मजबूरी बन जाती है। फिर आप देखते हैं कि उससे बड़ा वादा करना पड़ता है, तभी लोग उसे वोट देते हैं। एक खबरें आपकी देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दुष्कर्म पीड़िता की पहचान हो जाकर मामले में स्थगित रिपोर्ट तलब। हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे राहुल के खिलाफ आरोपों पर आप देखते हैं कि विचार। आप देखते हैं कि दलित लड़की की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है ना।
और देखिए, ये कहा जाता है, कोर्ट के द्वारा कई बार कहा गया है कि किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में आप देखते हैं कि किसी का नाम इस तरह का आ जाए तो उसकी आप देखिए कि बहुत उसे जिंदगी भर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीएम शब्द के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं राज्य। पंजाब ने भी तोड़ा करार, राज्यों को भी देना है पैसा, इसलिए पीएम को नहीं देना चाहते हैं स्कीम का श्रेय। पीएम श्री स्कीम से बंगाल दिल्ली सहित 7 राज्यों ने पहले ही बना रही है ये दूरी। ये भी आप देखेंगे, पीएम ग्राम सड़क, पीएम आवास जैसी योजनाओं के राज्य भले ही खूब लाभ ले रहे हैं, लेकिन पीएम श्री स्कीम की को लेकर आप देखते हैं कि बना हुआ है कि आप देखिए पीएम जुड़ा रहेगा तो लोग सोचेंगे केंद्र की सरकार है, उसका श्रेय किसे मिलेगा? केंद्र को मिलेगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। फैसले के खिलाफ याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग है। रजिस्ट्रार के मुताबिक पुनर्विचार याचिका 28 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। एक और बात आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। समलैंगिक विवाह कहने का मतलब होता है कि समान लिंग। आजकल आप देख रहे हैं कि लड़की लड़की से शादी कर ले रही है, लड़का लड़के से शादी कर ले रहा है। हमारे देश में भी कई इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो उसी को लेकर मान्यता देने की बात हो रही है। केंद्रीय शक्ति को कमजोर करने की कोशिश रोकते हैं राज्यपाल, आर्य कह रहे हैं। ये आप देखते हैं राज्यपाल और राज्यों के बीच काफी तनातनी भी चल रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को रद्द करने के निर्णय को चुनौती देने वाली राजीव गांधी फाउंडेशन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें केंद्र नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं नई पीठ सुनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईडी के दुरुपयोग की बातें भी खूब हो रही हैं आजकल। वकील सोमशेखर सुंदरेशन बॉम्बे हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुरक्षा उपाय के साथ हो, आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है। सांसदों को नसीहत, साझा न करें लॉगिन पासवर्ड। लोकसभा सचिवालय संसदीय पोर्टल के संबंध में दोहराई हिदायत, कहा उत्तर गोपनीय रखें और प्रश्नकाल खत्म होने तक सामग्री साझा न करें। ये आप देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस सांसद महबूबा मोइत्रा पर आप देखते हैं कथित तौर पर नकद के बदले सवाल मामले के संदर्भ में ये सब बातें हो रही हैं। एनसीपीसीआर ने पूरे देश की यतीम खानों का विवरण मांगा, आप देखिए, या मुस्लिम अनाथालयों का विवरण मांगा इसमें। इसके बारे में एनसीपीसीआर के बारे में जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एनसीपीसीआर इसे क्या कहते हैं? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और आप देखिए 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बताइए। अभी ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, बस आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, जब रिजल्ट आ जाता है तब याद रखा करिएगा। नेताओं के बयान आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, आप देखते हैं। निचली अदालतों के जजों के बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कि एसएनजीपीसी की सिफारिशें 8 दिसंबर तक हो जाएंगी प्रभावी। अवहेलना पर प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में होना होगा पेश, एक तरह से ये भी कहा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पहुंची हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध की मांगे, आप देखेंगे। ये आप देखेंगे कि हलाल प्रमाणन क्या होता है। देखिए, जैसे माना जाता है कि हलाल प्रमाणन इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया उत्पाद होता है। मसलन इस्लाम में शराब पीना, रक्त, सूअर का मांस खाना, और आप देखते हैं कि झटके का मांस खाने की इजाज़त नहीं है। बताया जाता है कि कुछ कंपनियां खाद्य, सौंदर्य और अन्य उत्पादों में सूअर की चर्बी व शराब मिला देती हैं, ऐसे में वह हलाल नहीं रहता है। और 2 शब्द आप लोग सुनते हैं, एक हलाल एक हराम। तो हलाल अरबी शब्द है, इसका अर्थ है वैध, और हलाल के दायरे में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ आते हैं। हराम भी अरबी शब्द है और इसकी अर्थ होता है अवैध। शराब पीना, आयात, पड़े मृत पशु
आयत पड़े मृत पशु, रक्त और इसके उत्पाद, सुअर का मांस, झटके का मांस हराम, ये सब हराम में आता है। तो वही बातें हो रही हैं। वन्य जीव तस्करी रोकने को भूटान, भारत, नेपाल मिलकर करेंगे, आप देखिए काम। ये आप देखेंगे यहाँ आपको नेपाल है, ये भूटान है, ये हमारा प्यारा भारत लगा हुआ है। गौवध प्रतिबंध लेकिन गौमांस परिवहन पर रोक नहीं, ये आप देखिए कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौमांस परिवहन पर वाहन जब्ती संबंधी डीएम का आदेश रद्द किया है, आप देखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 उससे जुड़े नियम विशेष रूप से राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में गाय, बैलों या सांडों के मांस के परिवहन पर रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में 8 लाख करोड़ की हलाल अर्थव्यवस्था है, 166 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है वैश्विक स्तर पर हलाल अर्थव्यवस्था। और हलाल का संबंध इस्लामिक दुनिया से, हलाल और हराम अरबी शब्द हैं, आपको बताया ना। और आप देखिए इस्लामिक देशों में ज़्यादा इस सर्टिफिकेट को देखा जाता है। कब शुरुआत हुई इसकी? 1974 में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का चलन शुरू हुआ था। मुस्लिम वर्ल्ड ने 1993 में हलाल सर्टिफिकेट के दायरे का विस्तार किया और इसमें दूसरी चीज़ें भी जोड़ी। आज हलाल सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है, शाकाहारी उत्पादों जैसे कॉफ़ी, पनीर, सोया, चाय, नमकीन और दूसरे उत्पाद भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बाजार में बिक रहे हैं। इसका मकसद ग्राहकों को ये बताना है कि उत्पादों में शराब, सुअर का मांस जैसी हराम चीज़ें शामिल नहीं हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए बांटे जा रहे हैं सर्टिफिकेट, ऐसा भी कहा जा रहा है। विश्व में बढ़ रहा है हलाल अर्थव्यवस्था का दबदबा भी। जबरन मांग में सिंदूर भरना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने सप्तपदी की रस्म को बताया जरूरी, हथियार के बल पर कराए जबरन विवाह को किया रद्द। ये इस तरह की भी आप देख रहे हैं कि बातें होती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी की डेथ हो चुकी है और आप देखते हैं कि 96 वर्ष की उम्र में 1927 में केरल के पथानामथिट्टा जिले में जन्मी जस्टिस बीवी 1950 में अधिवक्ता बनी थी। 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी। 1983 में केरल हाई कोर्ट में पदोन्नति हुई। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। 1992 में वो सेवानिवृत्त हुई थी। 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही है। इनके बारे में भी याद रखिएगा। एक कंबाला रेस 700 वर्ष पुरानी है परंपरा। बेंगलोर में होने वाली कंबाला रेस भैंसा दौड़ के लिए गुरुवार को पैलेस ग्राउंड में ट्रायल रन किया गया। इसमें प्रतियोगियों ने अपने अपने भैंसों की जोड़ी को एक तरह से ट्रायल में किया। IRCTC की वेबसाइट बंद, यूजर्स ने एक्स पर की शिकायत। आप देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट की बात हो रही है। पर्यावरण संरक्षण व तकनीक की मदद से महिला सरपंच ने लिखी विकास की गाथा। उड़ीसा में नुआपाड़ा जिले की सुदूर भालेश्वर पंचायत को सुविधाओं के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से मिली प्रशंसा। और बेटी के जन्म पर रोपा जाता है एक पौधा। ये आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका अगर प्रतिनिधि ईमानदार है, आपका सरपंच ईमानदार है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है आराम से। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपका प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। अब आप देखेंगे इस संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है यहाँ से, आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, वहाँ भी काफ़ी आपको मदद मिल जाती है यहाँ से। भारत से सीख ले इजराइल, क्या सीख ले? तो आप देखिए इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद विश्व व्यवस्था एक बदली हुई दिखी। इस हमले की गोपनीयता और घातकता ने सभी को चौंका दिया। इजराइल जिसके पास मोसाद जैसा श्रेष्ठ खुफिया नेटवर्क है और जिसे तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सशक्त बलों वाला देश माना जाता है, उस पर साधारण बुलडोजर, पैराग्लाइडर, मोटरसाइकिल और राइफलों के साथ आतंकियों ने भीषण हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले ने दुनिया को, विशेषकर बड़े और शक्तिशाली देशों को सतर्क करने का काम किया। इससे यह समझ आया कि मजबूत दीवारें या फिर आप देखिए यहाँ तक रॉकेटों तक को हवा में मार गिराने वाली आयरन डोम जैसी तकनीक भी आतंकी हमलों से बचने का सुरक्षित रक्षा कवच नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में इजराइल औपचारिक रूप से 1948 में अस्तित्व में आया। जिस क्षेत्र में आज का इजराइल स्थित है, वहां लगभग 100 वर्ष पहले वर्तमान फिलिस्तीनियों का बहुमत होता था। एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मानचित्र पर उभरने के तुरंत बाद इजराइल पर उसके इर्द गिर्द फैले अरब देशों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। तब यह युवा राष्ट्र न केवल अपने अस्तित्व
बचाने, बल्कि सीमाओं को पीछे धकेलने में भी आप देखते हैं कि कामयाब रहा। और समय के साथ फलस्तीन दो प्रमुख क्षेत्रों वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सिमट कर रह गया। गाजा पट्टी की आबादी करीब आप देखिए 20 लाख और उसका आकार दिल्ली के एक चौथाई से भी कम है। यह दुनिया की सबसे घनी बसावट वाली मानवीय बस्तियों में से एक है। पिछले 75 वर्षों में आम फलस्तीनी नागरिकों को लगातार किसी न किसी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, कभी कभी इजरायली सुरक्षा बलों के हाथों तो कभी अपने ही कट्टरपंथी सरकारों के हाथे। 2005 में आप देखिए इजराइल गाजा को नियंत्रित कर रहा था। जब उसने गाजा पट्टी छोड़ी तो फलस्तीनियों को 2006 में स्वतंत्र चुनाव का मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने हमास को सत्ता की कमान सौंपी। यह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई। बेहतर कट्टर विचारों वाले हमास ने गाजा में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। यहाँ 2006 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ और इन 17 वर्षों में यह क्षेत्र और भी गरीब और उत्पीड़ित हो गया। और हमास ने गाजा में लोगों के विकास के बजाय सुरंग खोदने और इजराइल पर हमला करने को प्राथमिकता दी। हमास आतंकियों ने इतनी सुरंग बना ली है कि उनकी लंबाई दिल्ली मेट्रो के लिए बनाई गई सुरंगों से भी कहीं अधिक है। और मौजूदा संघर्ष में गाजा के लोगों की मुश्किलें इस वजह से और बढ़ गईं क्योंकि इजराइल ने गाजा की पूरी तरह से नाकाबंदी और पानी एवं बिजली आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। गाजा अब हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों और इजराइल द्वारा गिराए गए बमों की चपेट में है। यहाँ अस्पताल, स्कूल और संयुक्त राष्ट्र आश्रय स्थल भी युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध में अब तक आप देखिए 5000 बच्चों सहित 11000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। आतंकी हमले के बाद दुनिया के प्रमुख देशों ने आत्मरक्षा के नाम पर हमास के खिलाफ कार्रवाई करने के इजराइल के अधिकार को मान्यता दी है। यह इजराइल का नैतिक अधिकार था, लेकिन ऐसे किसी अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। जब हमास के खिलाफ युद्ध ने फलस्तीनियों के खिलाफ युद्ध का रूप ले लिया और बमबारी से टूटती इमारतें और आप देखिए घायल बच्चों के दृश्य स्क्रीन पर आने लगे तो इजराइल के प्रति दुनिया का समर्थन और सहानुभूति घटने लगी। शायद इसी कारण उसे संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा, और वह भी तब जब हमास 240 में 50 बंधक को छोड़ने को तैयार है। और इजराइल भारत से यह सीख ले सकता है कि आतंकियों से कैसे निपटा जाए। हम दशकों से पाकिस्तान पर आयोजित आतंक से जूझते आए हैं और जिसकी संचालन गतिविधियां मुख्य रूप से गुलाम कश्मीर में केंद्रित हैं। उड़ी में आप देखिए सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले के बाद राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद हमने जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया और गुलाम कश्मीर की नागरिक बस्तियों पर बमबारी नहीं की है। इसके बजाय हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सुनियोजित प्रतिक्रिया दी। यह स्ट्राइक सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित थी जिससे हमारे सैनिकों ने अपने अद्भुत शौर्य एवं अद्यतन तकनीक के माध्यम से आप देखिए अंजाम दिया। इसी प्रकार पुलवामा में हुए आतंकी के हमले के बाद भी भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जिसमें किसी नागरिक बस्ती को निशाना नहीं बनाया, केवल आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए। भारत ने संघर्ष के बीच भी नैतिक आधार कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसी कारण आप देखिए विश्व बिरादरी भारत के पीछे खड़ी रही। दूसरा सबक आप देखते हैं कि मजबूत नेतृत्व का है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 अलग अलग दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के विचार परस्पर विरोधी। हाल के सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता घटकर 27% रह गई है। और ऐसी स्थिति में इजराइल केवल प्रतिक्रिया दे सकता है, नेतृत्व नहीं। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक की योजना बनाने में 12 दिनों का समय लिया और देश के प्रधानमंत्री को देशवासियों का पूरा समर्थन प्राप्त था और जिन्होंने सही प्रतिशोध के लिए उन पर भरोसा किया। नेतृत्व की इस ताकत ने भारत को उचित तरीके से जवाबी हमला करने में सक्षम भी बनाया। इसके विपरीत इजराइल में फिलहाल नेतन्याहू के नेतृत्व में एक कमजोर और खंडित गठबंधन सरकार कार्यरत है, जो आंतरिक संघर्षों से जूझने के साथ ही आप देखिए न्यायपालिका के खिलाफ लड़ रही है। जब किसी शक्तिशाली राष्ट्र का सामना एक बर्बर आतंकवादी संगठन से होता है तब पराक्रम के साथ विवेक की भी आवश्यकता होती है। विवेक निर्णय तब लिए जाते हैं जब समाज में संयम हो, और समाज में संयम तभी आ सकता है जब नेतृत्व शक्तिशाली हो और आप देखिए उस पर राष्ट्र का विश्वास हो। नेतन्याहू और मोदी में यही अंतर है। नेतन्याहू ने मिलीजुली सरकार बनाई, शक्ति उनके पास भी है, लेकिन उनके पास संयम और राष्ट्र का विश्वास नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कि आप देखते हैं कि सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के CEO है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है सृजन पाल सिंह के द्वारा। पढ़ लिया करिएगा ये भी। ये आप देखते हैं आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया। यह चिंताजनक है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकता राज्य की वित्तीय सेहत ही नहीं है। अब चुनाव हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे। देखिए पहले चुनावी शतरंज बिछा करती थी जिसमें आप देखेंगे जिसमें रणनीतिक दाव के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देते थे, लेकिन अब बाजार लगने लगा। ऐसा बाजार जहां सबसे टिकाऊ
की बात नहीं होती है, बात होती है हलाल, हमारा माल सबसे सस्ता, हमारी दुकान पर आओ तुम्हें सस्ता सिलेंडर, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, सोना आदि देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव में राजनीतिक दल दुकान सजाकर बैठे हैं। यह एक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष बहुत सराह है जो कोई नहीं दिखा रहा है। सामान्य तौर पर हर राज्य अपनी कमाई का 50 से 75% केवल वेतन भत्तों, पेंशन, कर्ज पर अदायगी में भरता है, बाकी विकास और अन्य कार्यों के लिए होता है। देखिए, जिसमें आप देखते हैं कि 25% मान लीजिए, 50% मान लीजिए विकास कार्यों के लिए होता है। ऐसे में अगर रेवड़ी की दुकान खुल गई और सस्ते माल के चक्कर में आमदनी घट गई तो फिलहाल इस पर ना राजनीतिक दल चर्चा के लिए तैयार है और ना ही मतदाता इसे सुनना चाहता है। लेकिन वक्त तो समझाएगा ही, चूंकि पूरा खेल आंकड़ों का है, इसलिए पहले इसे समझना जरूरी है। विभिन्न राज्यों के 2023-24 के बजट की समीक्षा के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राज्यों का कमिटेड एक्सपेंडिचर बजट के आधे से ज़्यादा है, यानी आधे हिस्से पर तो सरकार का कोई जोर ही नहीं है, बाकी के आधे में ही पूरा साल निकालना है। पंजाब में यह 75% है, तो हिमाचल प्रदेश में 80%, केरल में 70%, तो बंगाल में 62% है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा मुद्दा है, जब वह लागू होगी तो 80% की सीमा बढ़कर कहाँ जाएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और आप देखिए, राजस्थान का भी कमिटेड एक्सपेंडिचर 56% है और छत्तीसगढ़ में 43% है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना ने वेतन भत्तों का आंकड़ा नहीं दिया है। इन राज्यों में विभिन्न दलों की ओर से दिए जाने रहे प्रलोभन की भरमार है। बेझिझक बोली लगाई जा रही है, एक तरह से आप देखेंगे क्या लगाई जा रही है, बोली लगाई जा रही है। और विचित्र यह है कि भाजपा रेवड़ी संस्कृति का विरोध करती है, लेकिन राजस्थान में सिलेंडर कौन कितना सस्ता देगा इसकी कांग्रेस के साथ होड़ है। क्या सचमुच इन दलों को विश्वास है कि वे लंबे समय तक दूसरे कल्याणकारी योजनाओं को चालू रखकर और कहीं कहीं से विस्तार देते हुए इन रेवड़ियों को जारी रख पाएंगे? दुर्भाग्य की बात है कि इन दलों के घोषणा पत्र में कहीं भी औद्योगिक विकास की बात प्रमुखता नहीं पाती है, जो रोजगार के साथ आमदनी भी बढ़ाएगी। कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि वह ऐसा शासन देगा जहां आप देखिए विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ेंगी, राज्य के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सामान्यतः उजाड़ पड़े होते हैं, लेकिन 40-50 लाख रुपए के मेडिकल बीमा का दावा किया जा रहा है। तेलंगाना में तो इसकी होड़ है, घर बैठे बिना काम किए कैसे पैसा बन सकते हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजना से आस लगाए बैठी है, जो शिवराज सिंह चौहान बिना लोन दिए नहीं दे पा रहे हैं। तेलंगाना अभी लोन लेना पड़ा उन्हें, आप देखिए तेलंगाना इस भरोसे के साथ लगातार लोन ले रहा है कि सरकार बनी तो फिर लोन ले लेंगे। इसका कोई हिसाब नहीं है कि हर लोन के साथ कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में रेवड़ी के जरिए मतदाताओं को लुभाने का खेल लंबे समय से होता चला आ रहा है, और लेकिन हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद आप देखेंगे से यह तेजी से फैला है। कांग्रेस को इसी के बल पर आप देखिए दोनों राज्यों में जीत मिली है। भाजपा भी इस बस में सवार हो गई है। कोई इस बार पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कर्नाटक जैसे धनी राज्य भी रेवड़ी के बोझ तले इतना दब गया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधायकों को यह हिदायत दी कि 1 साल तक किसी विकास कार्य के लिए पैसे की मांग ना करें। यदि यह हाल कर्नाटक का हो सकता है तो ऐसे राज्यों का क्या होगा जिनकी आमदनी कम है? क्या कोई राज्य इसकी गारंटी देगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करने के बावजूद कभी वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी? स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। राज्यों के जो हालात हैं उसमें ऐसा होना बहुत मुमकिन है। बहुत आसानी से मतदाताओं की आलोचना की जा सकती है कि वे लालची हो गए हैं, पर वे करें क्या? उन्हें लगता है कि 5 साल में चुनाव आया तो जो हाथ लगे ले लो। लोकतंत्र के लिए यह सबसे खतरनाक चीज होगी। इसके जिम्मेदार केवल राजनीतिक दल नहीं, हम सभी होंगे जो सवाल पूछने से बच रहे हैं। हम यह समझने की को तैयार नहीं है कि वेनेजुएला जैसा देश, जहां कभी पित्ती व्यक्ति आय विश्व में सबसे अधिक थी, गलत नीतियों और प्रशासन के कारण आज दुर्दशा में है। या तो भारतीय मतदाता अभी इस सच से रूबरू नहीं है, या फिर राजनीतिक दल बहुत बेआबरू हैं। अगर यही हाल रहा तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ी संस्कृति को लेकर चेताया। उसने कमेटी बनाने की बात कही थी, अब तक वह बनी नहीं। कुछ दल तो इसका विरोध भी कर चुके हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक दल जो भी वादा करें उसके साथ यह भी बताएं कि आप देखें क्या बताएं, ये भी बताएं कि उसके लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। और आप देखेंगे पर हर ओर चुप्पी है। राजनीतिक दलों की प्राथमिकता राज्यों की वित्तीय सेहत है ही नहीं। आरबीआई बार बार आंकड़े जारी कर राज्यों को आगाह कर रहा है कि अब वेतन भत्तों पर भी खतरा हो सकता है, लेकिन वैसे राज्य भी रेवड़ी बांटने पर आमादा हैं जो खतरे के निशान को पार कर गए हैं। लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं, इनका नाम है आशुतोष झा। इनके द्वारा लिखा गया अच्छा है। तृप्ति जीवन में आत्मसंतुष्टि का बड़ा महत्व है।
आत्मसंतुष्टि के अभाव में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को रिक्तता की अनुभूति होती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। राहुल गांधी की जो भाषा आप देख रहे हैं सब बराबर है, कहते हैं ना 1 पे 11 है। आपदा प्रबंधन, यह किसी से छिपा नहीं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड इस बार आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। देहरादून में 28 नवंबर से शुरू होगी। ठंडी की मार, बेघरों का हो बचाव। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, लाखों लोग न केवल कड़कड़ाती ठंड बल्कि बेघर होने की समस्या का भी सामना करते हैं। यह स्थिति तब है जब देश में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के दावे किए जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा चरम मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील रहता है। यह यदि पिछले जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 में माने तो देश में 17.7 करोड़ बेघर हैं। इनमें से कईयों के पास आश्रय के अलावा गर्म कपड़े और पौष्टिक भोजन जैसे बुनियादी जरूरतों तक पहुंच नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में विशेष रूप से ठंड कहर बरपाती है और जिससे तापमान लगभग 0 स्तर तक गिर जाता है। इन स्थितियों में उचित आश्रय का अभाव जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। कुछ शहरी क्षेत्रों में आश्रय गृह और रात्रि आश्रय स्थल उपलब्ध है, लेकिन वे बड़ी संख्या में बेघर व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए अक्सर अपर्याप्त होते हैं। इनमें से कई आश्रयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां अक्सर कुछ समूहों जैसे महिलाओं को इन सुविधाओं में शरण लेने से रोकती हैं। कई बेघर लोगों के पास ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है और जिसमें हाइपोथर्मिया और ठंड से संबंधित अन्य बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सरकार ने विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान बेघर होने की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पहल लागू की है। हालांकि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और नागरिक समाज सर्दियों के दौरान बेघरों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन अक्सर जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, कंबल और भोजन उपलब्ध कराने के लिए आगे आते हैं। हालांकि उनके संसाधन सीमित हैं, लिहाजा भारत में बेघरों की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और देश में सर्दियों के मौसम में बेघरों की मौत की खुद दुखद वास्तविकता व्यापक और टिकाऊ समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि बेघर होने के मूल कारणों को संबोधित करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जहां हर व्यक्ति को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना जीवन की बुनियादी जरूरतों तक पहुंच प्राप्त हो सके। केवल सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रयास के माध्यम से हम इन लोगों की पीड़ा को कम करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं, ये भी देख लिया करिएगा, टिप्पणियां रहती हैं। भारत और म्यांमार संबंधों को मिले नई दिशा। पूर्वोत्तर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत म्यांमार संबंधों का सामान्य रहना आवश्यक है। इसलिए म्यांमार में सैन्य सत्ता बनाम एथनिक माइनॉरिटी की स्थिति के प्रति भारत को सतर्क रहना होगा। भारत पर म्यांमार के सैन्य शासन जुटा के साथ अच्छे संबंध रखने का दबाव है, भले ही वहाँ की सैन्य सरकार कई अनुचित आचरणों में लिप्त नजर आती है। भारत को ये अपील तो करनी ही चाहिए कि म्यांमार में रूल ऑफ लॉ हो, मानवाधिकारों का संरक्षण हो और एथनिक समुदायों को किसी भी सूरत में दमन ना हो। चिंतित करती नशीली पदार्थों की तस्करी भी, ये आप देखिए म्यांमार ही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम देखने को मिलेगा। म्यांमार से बहुत सारे लोग आप देखते हैं भारत में भी आ रहे हैं। गलतफहमी के टोकरे, खरी खरी तंज कसा जाता है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स से सीखने का समय है। एक कश्मीर में सकारात्मक बदलाव। पूर्व में नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुकी सेहला रशीद ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो रही है। ये आप देखिए, इकोनॉमी के लोगों के जागरूक होने से ही रोकेंगी साइबर धोखाधड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, फोन पर कहीं गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे आम नागरिक। आप देखेंगे आजकल आप देख रहे हैं बहुत फर्जीवाड़े हो रहे हैं ना। ग्राहक शिकायत निपटान पर अधिक ध्यान दे बैंक, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हाइब्रिड फंडों में 72,000 करोड़ रुपए का निवेश। जल निश्चित रिटर्न वाला उत्पाद लाएगी। आप देखते हैं कि LIC। फ्रेम 2 मानदंडों के उल्लंघन में अफसरों की जांच शुरू। NTPC ने 2,182 करोड़ का अंतरिम लाभांश दिया। नई FTA बिजली व भूमि की कम लागत से बढ़ सकता है निर्यात। 7 माह में आप देखिए 60% बना मोबाइल फोन निर्यात। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, आयात का मतलब होता है बेच रहे हैं। 3 वर्षों में आप देखिए 33% तक बड़ा घरों का
मूल आरबीआई के नए नियमों से कर्ज वितरण की रफ्तार घटेगी। ये क्षमता विकास नेटवर्किंग से बढ़ाएगा बुनियादी शिक्षा शैक्षिक गुणवत्ता। लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए 1 माह में नियम बनाए सरकारी, हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं आपकी। चीन में कोविड के बाद निमोनिया का प्रकोप, डब्ल्यूएचओ ने मांगी रिपोर्ट। सामूहिक रूप से बीमार हो रहे बच्चे, अस्पतालों में बड़ी भीड़। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इस तरह के जो संस्थान है इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। भारत ने इंडोनेशिया में मोटा अनाज महोत्सव शुरू किया है। ये आप देखिए, ब्रिटिश वीजा सूची में भारतीय कामगार चिकित्सा पेशेवर व छात्रों का दबदबा है। दाऊदी बोहरा प्रमुख को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये अमेरिकी सरकार में जवाबदेही की भारी कमी है, काश पटेल कह रहे हैं। ये भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी काश पटेल हैं। जासूसी सैटेलाइट के बाद उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। चीन पीएम ने G20 की वर्चुअल बैठक में विकास पर किया फोकस। नई दिल्ली में बनी सहमति पर व्यवहारिक कदम उठाने का किया आह्वान। G20 की अभी बैठक भारत ने की ना, उसी की बात हो रही है। G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। इसे अब आप देखते हैं कि एक और 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और आप देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना काम है। 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ इसमें सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं इंग्लिश के तूफान पर भारी पड़ी सूर्य की चमक, ये आप देखेंगे। 2 विकेट से जीता मैच ये। वनडे विश्व कप में फॉर्म से जूझते दिखे। T20 हो रहा है। इंडिया कैपिटल्स की दूसरी हार आप देखेंगे। केविन पीटरसन की 77 रनों की पारी हुई बेकार। क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे अर्जेंटीना, ब्राजील। आप देखें, ब्राजील इंडोनेशिया में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के दौरान अनाहत बनी विजेता। स्टार युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने गुरुवार को यहां सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश की मानवी जैन ने गुरुवार को यहां एमपी राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में पिस्टल स्पर्धा की 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता है। 5वें स्थान पर रही गनीमत। भारत की गनीमत सीखो ने गुरुवार को यहां पहली बार ISSF विश्व कप फाइनल में पदक दौर में जगह बनाई, लेकिन लोसेल निशानेबाजी रेंज में महिला स्कीट स्पर्धा में 5वें स्थान पर रही। प्रणव और सात्विक चिराज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आप देखिए, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है ना, ये चाइना मास्टर्स में अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सैमुअल्स पर लगा 6 वर्ष का प्रतिबंध। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज हैं। यहां भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए, विकास के सिद्धांत बताने वाले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित 1859 में आज ही चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। यह इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। इसने विकास के सिद्धांत को सामने रखा और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया। इसी किताब में बताया गया कि हम बंदर से इंसान कैसे बने। पहली बार भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत हुई कार्रवाई। 1988 में आज ही दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लालदू होमा को अयोग्य करार दिया गया था। वो मिजोरम से कांग्रेस के सांसद थे। यह कानून 1985 में
संसद में पास हुआ था और सांसद मतभेद के बाद 1986 में कांग्रेस से अलग हुए और 2 वर्ष बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। सादगी भरे किरदार से अमोल ने बनाई दिलों में खास जगह। अभिनेता अमोल पालेकर का जन्म 1944 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। कैरियर की शुरुआत में चित्रकार और बैल क्लर्क के रूप में काम किया। 1968 में मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे से अभिनय की शुरुआत की। 1979 में गोलमाल फिल्म में लोकप्रिय बना दिया। घरौदा, बातों बातों में, चितचोर, छोटी सी बात, नरम गरम जैसी फिल्मों कर मध्य वर्गीय आम आदमी की छवि वाले अभिनेता के रूप में दिलों में जगह बनाई। अनकही, थोड़ा सा, रोमानी हो जाए, दायरा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। AIE की जांच में पेट सिटी स्कैन अधिक प्रभावी है MRI से 42%, जबकि पेट स्कैन से आप देखिए 86.53% मरीजों में हुई है इस बीमारी की पहचान। क्या है आप देखेंगे कि ये ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस, इसमें मस्तिष्क का बुखार भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर आप देखिए किसी बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण मस्तिष्क का बुखार होता है। ऑटो इम्यून इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में शरीर में बनी एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन को नष्ट करने लगती है। इस वजह से आप देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अधिक सक्रिय होकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे मस्तिष्क में आप देखिए सूजन होने लगती है और इस बीमारी में याददाश्त कमजोर होने, असामान्य हरकतें, मिर्गी जैसे दौरे, कमजोरी, गंभीर चिंता, घबराहट, व्यवहार में परिवर्तन, अनिद्रा, चेतना कमजोर होने और अचेत होने जैसे लक्षण होते इसमें। पेरू में मिली 1000 वर्ष पुरानी मामियान, ये आप देखिए दक्षिण अमेरिका जैसे देश पेरू की राजधानी में आप देखेंगे राजधानी नीला में हुआ का ला फ्लोरिडा पुरातात्विक स्थल से आप देखते हैं। ये पुरातत्वविदों ने पूर्व इंका इच्मा संस्कृति से संबंधित 5 ममियों की पहचान की है और ये ममिया 900 से 1400 आप देखते हैं कि 59 ईस्वी से बीच बताई जा रही हैं। मस्तिष्क के खास क्षेत्र के जरिए चेहरों की पहचान करते हैं दृष्टिहीन। डॉक्टर का दावा मोटापा कम करने में मददगार हो गया है नया ऐप। दुर्लभ काले गैंडे के जन्म पर जश्न। इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में लुप्त प्राय पूर्वी काले गैंडे ने जन्म लिया है, तो उसी के आप देखते हैं। मानव कैलकुलेटर ने अक्षर गिनने का बनाया रिकॉर्ड, ये जॉर्डन की घटना है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं।